हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया एजुकेशनल अपडेट लेकर के। ये अपडेट आया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था किसके रिगार्डिंग, जो पीएचडी का एक ड्राफ्ट रेगुलेशन 2022 यूजीसी ने फ्रेम किया था, उसके लिए फीडबैक और सुजेशन यूजीसी ने मांगे थे। और उसी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वो रेगुलेशन जो है वो अब अप्रूव हो गया है, वो ड्राफ्ट अप्रूव कर दिया है। उसमें से कुछ चीजें मॉडिफाई की गई है, हटाई गई हैं, और कुछ चीजों को एज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जो है वो अप्लाई कर दिया गया है। तो वो ड्राफ्ट अब सिर्फ ड्राफ्ट ना रह करके एक कंप्लीट रेगुलेशन जो है वो बन चुका है, जिसको पीएचडी रेगुलेशन 2022 जो है वो कहा गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी तक हम जो है 2016 वाला जो है वो रेगुलेशन फॉलो कर रहे थे, जिसमें दो मॉडिफिकेशन हुई थी, 2018 और 2020 में मॉडिफिकेशन हुई थी। लेकिन अब नया रेगुलेशन जो कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो है वो बनाया गया है, जिसमें से एमफिल को हटा दिया गया था, आपको ध्यान होगा। तो उस रेगुलेशन में किन किन चीजों को जो है वो माना गया है, क्या क्या उसमें कंडीशंस रहेंगी, रिसर्च स्कॉलर को किन किन चीजों पे ध्यान देना है, क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे और क्या उसमें नए अपडेट्स हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। कंप्लीट रेगुलेशन में आपसे डिस्कस करूंगा, जितना भी वो टोटल उसमें लिखी गई है चीजें। तो इसी के बारे में आज का वीडियो रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक करें मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी करने वाले हैं किसी भी इंडिया के इंस्टीट्यूशन से जो कि यूजीसी के दायरे में आता है। और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो रेगुलेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो अभी हाल ही में जारी किया है, मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। 7 नवंबर 2022 को ये जो रेगुलेशन है कंप्लीट रेगुलेशन अप्लाई किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया है। और उससे पहले ड्राफ्ट था जिसमें मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था। और 7 नवंबर की डेट को जो गैजेट ऑफ इंडिया है उसके ऊपर अपलोड कर दिया गया था। ऑनलाइन मोड में भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अभी 2-4 दिन पहले ही जो है वो यूजीसी ने अपनी ऑफिशियल साइट पे इसको रेगुलेशन को अपलोड किया है। फ्रॉम द डेट ऑफ 7 नवंबर 2022 यही रेगुलेशन जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री अप्लाई होगा। क्या कुछ खास है इसमें और क्या नए चेंजेस जो अब नए इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पीएचडी की डिग्री अवार्ड करने के लिए जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, वो देखते हैं। शुरू में इसमें जो है वो डेफिनेशंस बताई गई हैं, बहुत सारे टर्म्स जो यहाँ पे जो है वो यूज़ की गई हैं। हमारा जो मेन कंटेंट रहेगा उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया में बहुत चेंजेस किए गए हैं। इसको इस जो रेगुलेशन है इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाई किया गया है, बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। जिसमें कि आपको मालूम है कि ग्रेजुएशन की डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के जो ईयर्स हैं उसमें चेंज किया गया है, आपको ध्यान हो तो उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कि अगर मान लीजिए कैंडिडेट ने 2 सेमेस्टर या 1 ईयर का मास्टर डिग्री प्रोग्राम या 4 ईयर और 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो है वो किया हुआ है, उसमें अगर कैंडिडेट के 55% मार्क्स हैं, उसको जो है वो एलिजिबल है इस पीएचडी कोर्स में जो है वो एडमिशन लेने के लिए। या फिर 3 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम जिसमें 6 सेमेस्टर, या फिर 2 साल का या 4 सेमेस्टर का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, वट एवर इज एप्लीकेबल, जिसके थ्रू जो है वो कैंडिडेट ने अपनी बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री की है और 55% उसके मार्क्स हैं, वो एलिजिबल रहेगा। 5% की रिलैक्सेशन इसमें जो हमारी क्रीमी लेयर्स हैं, नॉन क्रीमी लेयर्स हैं, SC ST OBC PWD EWS कैंडिडेट्स, उनके लिए रखे गए हैं। अगर कोई कैंडिडेट डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद कुछ कोर्सेज जैसे कि हमारे होते हैं जिनमें ग्रेजुएशन के जस्ट आफ्टर जो है वो पीएचडी में एनरोलमेंट मिल जाता है,
4 ईयर 4 ईयर और 8 सेमेस्टर का अगर उसने ग्रेजुएशन किया है तो 75% मार्क्स उसके जो है वो कैंडिडेट के होने चाहिए, तभी वो डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। और 5% की इलेक्शन यहाँ भी जो है वो रिलैक्सेशन रखी गई है। अगर किसी कैंडिडेट ने पहले एमफिल कर रखी है तो एमफिल के बेस पे 55% मार्क्स कैंडिडेट के होने चाहिए और 5% की छूट वहाँ भी नॉन क्रीमी लेयर्स को जो है वो दे रखी है, वो अप्लाई जो है कर सकते हैं और एलिजिबल है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। ड्यूरेशन में भी यहाँ पे चेंज किया गया है। पहले ड्यूरेशन जो है वो आपको ध्यान होगा 5 साल का होता था, बाद में 6 ईयर का किया गया था। यहाँ पे इस कोर्स में क्या कहा गया है कि जो कोर्स वर्क के अकॉर्डिंग आप 36 महीने के बाद, यानी कि कह सकते हैं हम कि 3 साल के बाद जो है वो आप थीसिस सबमिट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं पुराने के अकॉर्डिंग। लेकिन नए के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे भी 3 ईयर लिखा गया है, बट इंक्लूडिंग कोर्स वर्क, जिसमें मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 ईयर जो है वो बात की गई है कि आप जो है वो इंक्लूडिंग कोर्स वर्क 3 साल के बाद सबमिट कर सकते हैं थीसिस, लेकिन मैक्सिमम 6 ईयर का इसमें टाइम पीरियड रहेगा। 6 ईयर तक ही आपकी पीएचडी की जो है वो टेन्योर रहेगा। और जो आपकी इसमें क्या कहते हैं, आपका एडिशनल आपको टाइम मिलता है, एक्सटेंशन जिसको हम कहते हैं, वो 2 साल की इसमें रखी गई है। लेकिन गर्ल्स के लिए और जो हमारे क्या कहते हैं डिसेबल पर्सन्स हैं, उनके लिए मैक्सिमम 10 ईयर्स का जो है वो कर दिया गया है। यानी कि गर्ल्स के लिए और डिसेबल पर्सन्स के लिए मैक्सिमम 10 ईयर का टाइम पीरियड रखा गया है, लेकिन नॉर्मल केस में 8 साल का जो है वो टाइम पीरियड जो है वो विद एक्सटेंशन रखा गया है। जो महिला हमारी पीजीएचडी स्कॉलर्स होती हैं, उनको जो है वो मैटरनिटी लीव या चाइल्ड केयर लीव, पहले आपको ध्यान होगा 366 या आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट, 300 कुछ दिन की लीव होती थी, उसमें बीच में मॉडिफिकेशन भी हुआ था, फिर वो 240 दिन की कर दी गई है ओवरऑल। और पहले होता था कि आप 2 फेज में वो लीव ले सकते थे, अब जो है वो एक ही फेज में जो है वो रखी गई है। 240 दिन की लीव जो है इसमें प्रोविजन रखा गया है। एडमिशन के प्रोसीजर में भी यहाँ पे जो है वो चेंज किया गया है। पहला कंडीशन है कि अगर आप कैंडिडेट जो है वो किसी फेलोशिप के थ्रू जो है एडमिशन लेता है तो उसकी डायरेक्ट एडमिशन की जाएगी और जो है वो इंटरव्यूज में जो रहेगा, लेकिन वेटेज जो है वो फेलोशिप के आधार पे और इंटरव्यू के आधार पे रहेगी। और अगर इंस्टीट्यूशन चाहे तो अपने लेवल पे जो है वो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा सकता है, जिसमें कि 50% क्वेश्चन जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। डिपेंड करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर कि वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पुट करता है, 100 टोटल 200, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 50-50 का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। और इंटरव्यू को कॉल करने के लिए कैंडिडेट को जो है वो 50% मार्क्स लेने अनिवार्य रहेंगे, जिसमें भी 5% की रिलैक्सेशन है जो हमारे वीकर सेक्शन है उनके लिए। और इसमें कहा गया है कि जो इंटरव्यू होगा पीएचडी की सीट के लिए, उसमें 70% वेटेज एंट्रेंस टेस्ट को दी जाएगी और 30% वेटेज जो है वो वाइवा वॉइस इंटरव्यू को दी जाएगी। उसके बेसिस पे जो है वो कंबाइनली मेरिट बनेगी और एडमिशन जो है वो होगी। अच्छा, इसमें अब आगे बात कही गई है कि यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस विच आर एलिजिबल टू कंडक्ट पीएचडी प्रोग्राम, कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो पीएचडी करवा सकती हैं। Notify a prospectus well in advance on the institution's website specifying the number of seats for admission, subject, discipline-wise distribution of available seats, criteria for admission, the procedure for admission and all the other relevant information for the candidate। कि जो भी यूनिवर्सिटीज पीएचडी प्रोग्राम करवाने के लिए एलिजिबल हैं और करवाती हैं, उनको वेल एडवांस नोटिफाई करना पड़ेगा, एक प्रोस्पेक्टस के थ्रू अपनी एडवर्टीजमेंट इशू करनी पड़ेगी, जिसमें कि डिसिप्लिन, नंबर ऑफ सीट, सब्जेक्ट और डेट्स वगैरह सब जो एज यूजुअल करते हैं वो होनी चाहिए। और रिजर्वेशन पॉलिसी जो हमारी रहती है उसको जो है वो फॉलो करना चाहिए। इसके बाद कहा गया है कि जो भी पीएचडी में एडमिशन होंगी उनके कैंडिडेट के नेम, सुपरवाइजर के नेम और क्या कहते हैं डेजिग्नेशन और पीएचडी का टॉपिक क्या है, वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का जो है एक लिस्ट मेंटेन करनी है, जिसको ऑनलाइन भी अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है डिस्प्ले करना है। और हर एकेडमिक ईयर में वो लिस्ट अपडेट होगी आफ्टर जो न्यू एनरोलमेंट रहेगा।
सुपरवाइजर अलोकेट करने की यहाँ पे बात की गई है कि रिसर्च सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर बनने के लिए कौन कौन पर्सन जो है वो एलिजिबल होंगे, प्रोफेसर, एसोसिएट या असिस्टेंट जो भी। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं वो एक तो पहली बात उस इंस्टीट्यूशन के परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, और प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एटलीस्ट 5 रिसर्च पेपर जो है उनके पब्लिश होने चाहिए पीयर रिव्यूड या रेफर्ड जर्नल में, और फैकल्टी मेंबर होने चाहिए उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के। इसके बाद प्रोफेसर के लिए 5 रिसर्च पेपर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है वो भी 5 रिसर्च पेपर है। असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में 3 रिसर्च पेपर जो है वो होने चाहिए पब्लिश्ड। इसके अलावा कहा गया है कि जो हमारे को सुपरवाइजर की यहाँ पे बात की गई है कि जो आपके इंस्टीट्यूशन के बाहर के लोग हैं वो आपके जो है वो रिसर्च सुपरवाइजर नहीं हो सकते, इनफैक्ट वो को सुपरवाइजर का काम जो है वो कर सकते हैं। इसके आगे यहाँ पे कहा गया है कि एक प्रोफेसर 8 स्टूडेंट्स को, एसोसिएट प्रोफेसर 6 स्टूडेंट्स को और असिस्टेंट प्रोफेसर 4 स्टूडेंट्स को ही एट ए टाइम जो है वो पीएचडी करवा सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और इन्होंने एडिशनल चेंज किया है कि अगर किसी भी प्रोफेसर के किसी भी केस में अगर उसके जो है वो रिटायरमेंट के लिए 3 साल बचे हुए हैं तो उसको फ्रेश अलॉटमेंट नहीं की जाएगी। जो उसके पास एग्जिस्टिंग, ये क्लाउज नंबर 6.5 में ये कहा गया है कि फैकल्टी मेंबर विद लेस देन 3 ईयर ऑफ सर्विस बिफोर सुपरएनुएशन shall not be allowed to take a new research scholar under their supervision. However, such faculty members can continue to supervise PhD scholars who are already registered until superannuation and as a co-supervisor after superannuation, but not after attaining the age of 70. कि नए बच्चे उनको अलॉट नहीं किए जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग है उनको ही सुपरवाइज करेंगे, और उनकी अगर रिटायरमेंट हो भी जाती है उसके बाद भी वो सुपरवाइज कर सकते हैं जो उनके पास एग्जिस्टिंग थे। ठीक है, अगर उनको कोई एक्सटेंशन मिलती है तो फ्रेश उनके पास नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वो 70 साल की एज तक ही सुपरवाइज कर सकते हैं, उसके बाद सुपरवाइजर करने का उनको जो है वो यहाँ पे राइट नहीं रहेगा। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात कही गई है कि 6.3 क्लाउज में जो 8, 6 और 4 स्टूडेंट्स की बात कही गई है उसके अलावा जो है 2 पीएचडी स्कॉलर्स को जो है वो गाइड कर सकता है एक प्रोफेसर जो है इंटरनेशनल लेवल के जो स्कॉलर रहेंगे, बाहर के जो डायरेक्ट एडमिशंस रहेंगी। इसके अलावा वो नंबर वेरी नहीं करेगा। साथ ही यहाँ पे बात की गई है कोर्स वर्क की। कोर्स वर्क में क्या बदलाव किए गए हैं, 12 क्रेडिट का कोर्स वर्क रखा गया है जिसमें कि एक पेपर जो रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का है, 2019 में नोटिफिकेशन आई थी, आपको ध्यान हो, लेकिन उस टाइम कंपलसरी नहीं था। यूनिवर्सिटीज़ का अपना उसमें था स्टेक कि वो चाहें तो वो जो है वो करवा सकती हैं इसको ऐड, लेकिन इस नए रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का पेपर जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है, और इसका सिलेबस जो है वो यूजीसी ने उस नोटिफिकेशन में अटैच किया था। इसके अलावा पीएचडी स्कॉलर्स का जो वर्कलोड है उसके बारे में बात की गई है। टीचिंग, एजुकेशन, पेडागोजी, राइटिंग रिलेटेड वो सारा जो है वो 4 to 6 आवर का कर दिया गया है। पहले ये जो है वर्कलोड 2 आवर्स का होता था, अब ये 4 to 6 आवर पर वीक जो है वो कर दिया गया है। इसमें उसको जो है वो मेंटरशिप करनी पड़ेगी, उसमें जो है वो टीचिंग क्लासेज और एटसेट्रा एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। कोर्स वर्क की यहाँ पे बात की गई है कि 55% मार्क्स जो है वो कंपलसरी कर दिए गए हैं, आपको होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे पीएचडी कैरी ऑन करने के। अगर 55% से कम आपके मार्क्स रहते हैं देन यू हैव टू रीअपीयर अगेन। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की यहाँ पे बात की गई है, जो कि हमको मालूम है कि गठित की जाती है इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और वो आपकी रिसर्च प्रपोजल को फाइनलाइज करती है, रिव्यू करती है, टाइम टू टाइम आपकी प्रोग्रेस को जो है वो मॉनिटर करती है, और उसके बारे में कहा गया है। इसके बाद कहा गया कि ईच सेमेस्टर पीएचडी स्कॉलर शैल appear before the research advisory committee to make a presentation and submit a brief report on the progress of his or her work for evaluation and further guidance। कि हर 6 महीने के बाद, हर सेमेस्टर के बाद जो है वो एक कैंडिडेट को जो है वो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के सामने जो है वो अपनी रिसर्च प्रोग्रेस जो है वो करनी पड़ेगी प्रेजेंट, और उसके दौरान वो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी जो है वो कैंडिडेट को जो है फर्दर कंटिन्यू करने के लिए या उसकी पीएचडी को डिसकंटिन्यू कर सकती है अगर मान लीजिए वो कैंडिडेट का काम सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट मेथड, मिनिमम स्टैंडर्ड क्रेडिट फॉर अवार्ड ऑफ डिग्री।
ऑफ पीएचडी डिग्री अवार्ड करने के लिए इन्हें जो इवैल्यूएशन और असेसमेंट का मेथड रहेगा वो क्या इसमें कहा गया है कि कोर्स वर्क एक तो आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो उसमें क्रेडिट्स और परसेंटेज की बात की गई है। थीसिस का ड्राफ्ट आपको सबमिट करना है, ठीक है, और वो ड्राफ्ट जो है वो आपका गाइड और जो है वो अप्रूव करेगा उसको। इसके अलावा जो है उसका प्लेगरिज्म जो है वो आपको चेक करवाना पड़ेगा। प्लेगरिज्म के नॉर्म्स के ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या परसेंटेज और किस तरह का जो है वो वहाँ पे एक्शंस बताए गए हैं अगर आपका प्लेगरिज्म रिपोर्ट सही नहीं है या प्लेगरिज्म आपका अकाउंट हाई है। तो प्लेगरिज्म करवाना पड़ेगा, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप सबमिट कर सकते हैं। और 2 लोगों को जो है वो आपकी थीसिस ड्राफ्ट जो है वो सेंड की जाएगी। और इसमें ये भी कहा गया है कि उस थीसिस को जो इवेलुएट करने वाले 2 लोग होंगे वो अदर देन यूनिवर्सिटी रहेंगे एज यूजुअल जैसा होता था। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि अगर पॉसिबल हो तो एक फॉरेन का जो प्रोफेसर है या फॉरेन का जो इवेलुएटर है उसमें रखा जाए अगर पॉसिबल हो तो। अदरवाइज इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन कि वो डोमेस्टिक ही कोई फैकल्टी मेंबर कोई प्रोफेसर जो है वो अपॉइंट करते हैं या उसको सेंड करते हैं। दोनों की रिपोर्ट अगर मान लीजिए पॉजिटिव आएगी तभी आपका फाइनल वाइवा वॉइस जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर एक भी प्रोफेसर जो आपकी थीसिस को इवेलुएट करेगा उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो वो थीसिस किसी तीसरे इवेलुएटर को दी जाएगी। अगर वो पॉजिटिव रिपोर्ट देता है और कुछ चेंजेस सुजेस्ट करता है, उसकी चेंजेस को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं उसके बाद आपका वाइवा वॉइस कंडक्ट किया जाएगा। अगर वो भी प्रोफेसर नेगेटिव रिपोर्ट देता है तो आपकी फेलोशिप जो आपकी पीएचडी है आपको इनएलिजिबल डिक्लेयर किया जाएगा। ये आपका 11.6 में क्राइटेरिया लिखा गया है। द वाइवा वॉइस फॉर द of the PhD scholar to defend the thesis shall be conducted if both the external examiner recommend acceptance of the thesis after incorporating any correction suggested by them. If one of the external examiner recommend rejection, the higher education institution concerned shall send the thesis to an alternate external examiner from the approved panel of examiner, and the viva voce examination shall be held only if the alternated examiner recommend acceptance of the thesis. If the alternate examiner does not recommend acceptance of the thesis shall be rejected and the PhD scholar shall be declared ineligible for the award of the PhD. इसके बाद कहा गया है इसमें कि जो सबसे अच्छी बात कही गई है कि पहले रिजल्ट पूरा नोटिफिकेशन होने के लिए जो है वो आपको सालों साल लग जाते थे, लेकिन इसमें कहा गया है द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंसर्न शैल कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग पीएचडी थीसिस इंक्लूडिंग द डिक्लेरेशन ऑफ वाइवा वॉइस रिजल्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द थीसिस। कि जिस दिन आपने सबमिट कर दिया उसके 6 महीने के अंतराल में आपको जो है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा, आपको डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी, इंस्टीट्यूशन को करना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है एकेडमिक रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड बाय कॉलेज और फॉर गेटिंग रिकॉग्निशन ऑफ ऑफरिंग पीएचडी प्रोग्राम। कि इंस्टीट्यूशंस को क्या जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास होना चाहिए, क्या क्या उनके पास फैसिलिटीज होनी चाहिए जो पीएचडी डिग्री अवार्ड करने के लिए या पीएचडी डिग्री शुरू करवाने के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफरिंग 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में ऑफर पीएचडी प्रोग्राम प्रोवाइडेड दे सेटिस्फाई द अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल रिसर्च सुपरवाइजर रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिसर्च फैसिलिटीज एज पर द रेगुलेशन। अगर उनके पास सुपरवाइजर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री करवाते हैं दे आर एलिजिबल टू ऑफर पीएचडी डिग्री। कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट whose degrees are awarded by higher education institution shall offer PhD program provided they have at least 2 faculty member in a college or 2 PhD qualified scientists in the research institution. Academic infrastructure, administrative support, research facility and library sources as specified by the higher education institution. पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम मोड पे भी बात कही गई इस रेगुलेशन में। पीएचडी प्रोग्राम थ्रू पार्ट टाइम मोड विल बी परमिटेड प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन दीज रेगुलेशन आर फुलफिल्ड। पीएचडी डिग्री पार्ट टाइम भी करवा सकते हैं इंस्टीट्यूशन, कंडीशन ये है कि सारे रेगुलेशन के नॉर्म्स जो है वो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। इसके अलावा एनओसी की बात की गई है। द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंसर्न शैल ऑब्टेन एनओसी थ्रू द कैंडिडेट फॉर पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम from the appropriate authority in the organization where the candidate is employed। कि जहां भी कैंडिडेट वर्किंग कर रहा है वहां से एनओसी लेनी पड़ेगी। इसके बाद एमफिल डिग्री की बात की गई है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल नॉट ऑफर द एमफिल
डिग्री प्रोग्राम, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो एमफिल डिसकंटिन्यू कर दी गई है, इसलिए अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एमफिल डिग्री अवार्ड नहीं करेंगे। इसलिए तो इसका नाम जो है वो रेगुलेशन एंड प्रोविजन फॉर द पीएचडी डिग्री जो है रेगुलेशन का नाम रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बात की गई है। प्रायर टू एक्चुअल अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री द डिग्री अवार्डेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल इशू अ प्रोविजनल सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट द पीएचडी इज बीइंग अवार्डेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन। अगर किसी कैंडिडेट को जरूरत होती है तो अभी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो दिया जा सकता है। इसके अलावा 16 पॉइंट में लिखा गया है कि इससे पहले के जो डिग्रीज अवार्ड की गई हैं पीएचडी की, जो रेगुलेशन 2009, 2016 और मॉडिफिकेशन जो भी हुई है रेगुलेशंस में, वो मान्य रहेंगी। डिपॉजिटरी की बात की गई है कि कैंडिडेट को जो है वो इन्फ्लीवनेट जो हमारी ऑनलाइन डिपॉजिटरी है उसमें जो है अपनी पीएचडी थीसिस की एक कॉपी इलेक्ट्रॉनिक वे में सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये रेगुलेशन था हमारा नया पीएचडी का 2022 का। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है और गैजेट ऑफ इंडिया में जो है वो ये प्रकाशित किया गया है और यूजीसी की साइट पे भी आपको जो है वो ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी इसकी। और 7 तारीख से 7 नवंबर 2022 से जो है ये अधिसूचना जारी की गई है और ये नया रेगुलेशन जो पीएचडी रेगुलेशन है पीएचडी डिग्री अवार्ड करने के लिए 2022 का, ये एप्लीकेबल होगा। आई होप आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी हैं, थोड़ा सा इसमें जो है वो लिबर्टी भी दी गई है स्टूडेंट्स को, पीएचडी स्कॉलर्स को। आपने इसमें देखा होगा कि पेपर पब्लिश करने की कंडीशन हटा दी गई है, वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, लेकिन अच्छा है। हालांकि अगर पेपर पब्लिश करने की कंडीशन होती तो शायद रिसर्च पेपर्स अच्छी जर्नल्स में मेरे हिसाब से उसमें लिखना चाहिए था कंडीशन की कुछ लिस्टेड जो हमारी अच्छी जर्नल्स हैं उनमें पेपर पब्लिश होने चाहिए ताकि क्वालिटी रिसर्च जो है वो हो सके। और मेरे हिसाब से प्रोविज़न इसमें जो भी किए गए हैं सही हैं, स्ट्रिक्टली ये अप्लाई होने चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय रहेगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और शायद आपने फीडबैक भी दिया होगा यूजीसी को। अब मानना ना मानना यूजीसी का काम है, फर्दर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो भविष्य में यूजीसी करेगा। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं इसका, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो पीएचडी कर रहे हैं या करने वाले हैं, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।